Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल के ऊपर, जहां हम लोग फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मैं आपके साथ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा था। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है। हम लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, नेशनलिज्म के टॉपिक के ऊपर, और आपको समझा रहा था कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे आगे चलता है, इंडियन नेशनलिज्म में क्या क्या पॉजिटिव्स आए, इंडियन नेशनलिज्म में क्या क्या वीकनेसेस थी। हमने पिछले क्लास के अंदर जब नेशनलिज्म की बात की थी तो मैंने आपको 1920s का नेशनलिज्म का जो फेज था उसके बारे में डिस्कस किया था, और 1920 के दशक में आपको समझाने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर एक आंदोलन होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि ये मूवमेंट के द्वारा ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई दिशा देने की बात की गई है, भारतीय राष्ट्रवाद को एक नए आयाम देने की कोशिश की गई, और इसके कारण भारत का राष्ट्रवाद एक नए डायरेक्शन की तरफ भी जाएगा। खैर, इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव्स थे, इसके अंदर से क्या क्या वीकनेसेस थे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट एज वेल, और इसमें कौन से आउटसाइड के स्ट्रेंथ्स है वो भी थे। और एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, आई लाइक टू इन्वाइट यू कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए। प्लस अगर आपको पता होगा तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस हो पाता है, और लाइव टेस्ट और क्विज भी आप अटेंड कर पाओगे। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू अटेंड माय कोर्सेज। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कोर्स यहाँ पे चलते हैं अनअकैडमी के ऊपर। जैसे मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार के ऊपर है, या आर्ट एंड कल्चर का भी मैंने कोर्स लिया हुआ है, वो भी आपको इसके साथ अटेंड करने के लिए मिल जाएगा। तो आप लाइव अटेंड कर सकते हो, लाइव नहीं हो पाया तो आप रिकॉर्डेड भी अटेंड कर पाओगे, बट इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एज वेल। इसके सिवा अगर आपको अनअकैडमी में देखना है कि कैसे क्लासेस लिए जाते हैं, हाउ द क्लासेस आर कंडक्टेड साहब, है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए, और क्लासेस कैसे कंडक्ट होते हैं अगर आपको उसको देखना है तो यू कम एंड जॉइन अस ऑन द स्पेशल क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं, ये फ्री में होते हैं, बेसिकली ये लाइव क्लास ही होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसमें आप रिकॉर्डेड भी देख पाओगे। आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाइए, प्रोफाइल के अंदर मेरी ये क्लासेस आपको मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस को। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड प्लीज चेक कि आप किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये पीएन लाइव इज द अनलॉक कोड ऑफ माय एप्लीकेशन। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अनलॉक कोड को यूज भी कर सकते हो। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल माय क्लासेस इंक्लूडिंग मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। एवरी सब्जेक्ट विल बी टेकन केयर ऑफ फॉर द हिस्ट्री। इनफैक्ट आपको 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगी, ये सब भी आप देख पाओगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके जितने भी विषय है वो सब कवर होते हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, सब कुछ इसके अंदर से कॉम्प्रिहेंसिवली आपका कवर कराया जाएगा। वीकली लाइव टेस्ट भी होगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब सब्सक्रिप्शन दो प्रकार का अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी दी जाती है जो आपको हेल्प करेंगे डे टू डे आंसर राइटिंग के अंदर, इवेल्युएशन के अंदर। आपका स्टडी ट्रैकर देखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कहाँ कहाँ नहीं की है। प्लस के अंदर एक टीचर के रूप में मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा ही। इनफैक्ट एक एजुकेटर के रूप में मेरी ड्यूटी होती है कि आपके जो भी डाउट्स होती है, क्वेरीज होते हैं, वो भी मैं सॉल्व करूं, और उसी के लिए हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस भी करते रहते हैं। खैर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई एक ले सकते हो, और 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा डिस्काउंट कोड यूज करना है पीएन लाइव, ये आपको 10% डिस्काउंट करा के देगा, ठीक है ना। तो आपकी जो भी फीस है उसके अंदर 10% डिस्काउंट होगा। इसके अलावा अनअकैडमी में कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी चलता है, जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड वे के अंदर। मैं तो सजेस्ट ही करूंगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों साथ में करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी तो करनी है, तो साथ में सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 साल का 70,000 रुपीज हो जाएगा अगर आपने जीएस ऑप्शनल सिंपल वाला लिया है, और अगर आप जीएस में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी, वो आपको 88,000, यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट पीएन लाइव के बाद मिलेगा। अदर देन दिस अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे आपको फ्री के कोर्सेज मिल जाते हैं। उसी में आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। ये वीकली या मैं कहूँगा कि फोर्टनाइटली आपका एक क्विज कंपटीशन होता है, जहाँ 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स के अंदर आपको इनफैक्ट स्कोर करने होते हैं, और जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी ही आपको रिवॉर्ड मिलेगी, उतनी आपको क्विज मिलेगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, कॉम्बैट भी यूज करने के लिए आपको फ्री अनलॉक कोड यूज करना है। कौन सा है? वो है आपका पीएन लाइव, ठीक है ना। तो ऑलवेज यूज दिस पीएन लाइव डिस्काउंट कोड, और आपके यहाँ पे सब कुछ आपको फायदा मिलेगा।
14th और 20th सेंचुरी को 11 बजे ये अनअकैडमी कॉम्बैट नेक्स्ट होने वाला है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो अनअकैडमी की तरफ से आपको सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, आई सजेस्ट कि आप हमारे साथ जुड़िए। इसके सिवा 12 फरवरी से बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, यानी कि आपको कल से दिखेगा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए 1 साल 2 साल के लिए हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस भी है। खैर, हम लोग चले जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर। और पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बताया था कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कहाँ से उभर के आया। तो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में उभर के आता है। पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडियन नेशनलिज्म में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे जिन्होंने आंदोलन किया था, पर इनका आंदोलन ज़्यादा नहीं चल पाया है। गांधी आके इन सबको यूनिफाई करने की कोशिश करेगी और फिर इनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट थे, ये कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कराने की भी कोशिश करते हैं। पिछला क्लास हमने आपको बताया था कि गांधीयन मूवमेंट शुरू होता है 1915 ऑनवर्ड से, क्योंकि गांधी इसी समय के अंदर भारत के अंदर आए होते हैं। और जब वो आए थे तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहला विश्व युद्ध के बैकग्राउंड के अंदर खिलाफत करके एक आंदोलन हमको दिखेगा। ये खिलाफत के अंदर हमने आपको बताया था कि टर्की के राजा को हटाया गया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की थी साहब। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम के अंदर ही हमको रॉलेट नाम का एक कानून दिखेगा। ये रॉलेट के सामने बेसिकली एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करने की गांधी जी ने कोशिश की थी, जो फेल हो गया था। इनफैक्ट गांधी जी ने इसी के बाद अपने आप को कहा कि ये मैंने बहुत गलती की है और मेरे से बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि मिस्टेक हुआ है कि भाई मैंने लोगों को मोटिवेट कराया कि आप बाहर जाइए और प्रोटेस्ट करिए, पर इसका आउटकम ये रहता है कि बहुत लोगों को इसके बाद फेस भी करनी पड़ती है ब्रिटिश अथॉरिटी की जो रिप्रेशन है। और वो जो रिप्रेशन थी उसमें आपको फंडामेंटल रिप्रेशन मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताई थी, वो थी आपकी जलियांवाला बाग की घटना, है ना। तो फिर खिलाफत के बारे में हम है ऑलरेडी डिस्कस की भाई भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार तो दिया, लोगों को मोटिवेट कराया कि भाई सत्याग्रह क्या है, हमको किस तरह से प्रोटेस्ट करना है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा नाम के 3 सत्याग्रह भी कराए और फिर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गांधी बेसिकली ये खिलाफत मूवमेंट को बहुत बड़ी तरह से लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो 1921 के अंदर मैंने आपको बताया कि जो खिलाफत मूवमेंट जो था वो बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट का रहता है, जहां गांधी जी के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोटेस्ट भी किया गया था, है ना। तो पिछले क्लास में हमने खिलाफत क्या है वो देख लिया है। हमने ये भी देखा था कि रॉलेट का सत्याग्रह कैसे चलता है, रॉलेट के अंदर क्या क्या इश्यूज हो गए थे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप ऑल दिस पॉइंट्स। आप में से जो जो लोग नए आए हुए हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, पुराने वीडियोस को भी देखेगा तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, आपको लीनियरिटी दिखेगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर से चल रही है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं, इट वाज पार्ट एंड इट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ द खिलाफत इश्यू ओनली, ठीक है ना। तो नॉन कॉपरेशन के अंदर 3 मुख्य गोल थे, अगर आपको याद होगा तो। एक तो था खिलाफत का इश्यू, और मैंने आपको बताया था कि खिलाफत के अंदर जो खलीफा था वो खलीफा को वापस रखने का एक इशू चल रहा था। दूसरा अगर समझने की कोशिश करोगे तो हमको कौन मिलता है, वो है हमको पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग की जो घटना हो गई, और जलियांवाला बाग के बाद जिस तरह से इंडियंस को रिप्रेस किया गया था वो भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इशू था। और तीसरा हमने देखने की कोशिश की थी, द थर्ड इशू दैट वी हैव सीन, वो था द इशू ऑफ स्वराज, है ना। तो बेसिकली भारत के लोगों को स्वराज नहीं दिया जा रहा था, तो गांधी कहते हैं कि ये भी ले लेंगे इस बार। तो इस तरह से 3 अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव से आंदोलन दिखेगा, खिलाफत, स्वराज और पंजाब में जलियांवाला बाग की घटनाएं। इन सबको इकट्ठा करते हुए गांधी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास के अंदर नॉन कॉपरेशन का ओरिजिन क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, और गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी ने सबसे पहले अपना नॉन कॉपरेशन का विचार दिया था। गांधी सेड कि भाई नॉन कॉपरेशन क्या किसे कहते हैं, नॉन कॉपरेशन का पर्सपेक्टिव किस तरह से आगे आ सकता है, ये सब पॉइंट्स गांधी जी ने वहां पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। और कहा था कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश रूल को, एक एक स्टेजेस में बॉयकॉट करेंगे। पहले हम लोग सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और विदेशी वस्तु और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट रिप्रेस करेगी तो वहां से उनके कानूनों को तोड़ने की शुरुआत करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। और 1920 के अंदर गांधी जी शौकत अली के साथ टूर करते हुए पूरे भारत के अंदर लोगों को मोटिवेट करते हैं। कांग्रेस के कुछ लीडर अगेंस्ट में भी थे कि सर ये नॉन कॉपरेशन ना करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पर कुछ लीडर्स को फाइनली कन्विंस करा दिया जाता है। उसके बाद हमको पता चला कि 1921 के जनवरी तक आते आते ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर चला जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर बेसिकली स्वराज का गोल लेके शहरों के अंदर, गांवों के अंदर और बेसिकली बड़े बड़े खेतों के अंदर भी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगा। हमने पिछले क्लास के अंदर प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द टाउन्स देखा था कि भाई इंडिया के जो सिटीज थे इसमें किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, और ये जो इंडियन सिटीज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, किस तरह से चेंजेस हो गए साहब। उसमें बॉयकॉट की बात की गई थी, और कंप्लीट बॉयकॉट के अंदर बोला गया था कि हम लोग इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करेंगे। पर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपकी ये जो जस्टिस पार्टी नाम की पार्टी है,
ये जस्टिस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा पीरियड है। एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है भारत के अंदर। ये पॉलिटिकल वैक्यूम का हम लोग को लाभ उठाना है। वी आर सपोज टू टेक द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम दैट हैज टेकन प्लेस, क्योंकि अब कांग्रेस नामक जो पार्टी है वो पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है, तो वी कैन अर्न सम सीट्स आउट ऑफ दैट, है ना। खैर जो भी है, बहुत बड़ा पिकेटिंग का इश्यू हुआ। मैंने आपको बताया विदेशी चीजों को बहिष्कार के तहत लोगों को कहा गया कि आप दुकान में मत जाइए, और सरकार को काफी सारा रेवेन्यू लॉस भी होता है। धीरे 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 करके हमको ये भी पता चला कि लोग खादी की तरफ भी चले, पर उसके बाद हमको फाइनली आउटकम इसका पता चलता है कि जो आपके यहाँ पे खादी का जो क्लॉथ का सेलिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। लोग फिर से क्लॉथ जो है वो टेक्सटाइल मिल वाला ही कपड़ा पहनने की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि जो आपने बॉयकॉट किया था किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट भी खत्म हो जाता है। एंड वी कम टू नो दैट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट वर क्रिएटेड आउट ऑफ दिस, है ना, जिसकी स्थापना ही यहाँ पे हुई थी। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी संस्थापक थे, जिसके भी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो फाउंडर्स हुआ करते थे, उनके यहाँ पे भी लोग नहीं जुड़ते हैं। उसके पीछे का कारण यही था कि जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो बड़ी मात्रा में जुड़ने चाहिए, ऑल्टरनेटिव के रूप में बनने चाहिए, वो भी नहीं बन पा रहे थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग वापस चले जाते हैं। अब उसके बाद नॉन कॉपरेशन गाँव के विस्तार में कैसे होता है और गाँव में कितना बड़ा विद्रोह हुआ है। एक्चुअली आपको दो चीज़ें दिखेगी, यू विल फाइंड टू थिंग्स। ओके, 1920 के समय में जब भारत में हम लोग पीजेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इंडिया में पीजेंट अनरेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में चालू हो गया था। पीजेंट अनरेस्ट का मतलब है किसानों के अंदर जो गुस्सा था, किसानों के अंदर बेसिकली जो इश्यूज था, वो सब इनफैक्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब पीजेंट अनरेस्ट को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। या आपका रिबेलियन हो सकता है, देयर कैन बी अ रिबेलियन, साहब बड़ी मात्रा में लोग विद्रोह कर देंगे। या हम लोग को मिलेगा कि पीजेंट अनरेस्ट के अंदर आपको ऑर्गेनाइज मूवमेंट दिखेगा। ऑर्गेनाइज मूवमेंट का मतलब ये है कि लोग बेसिकली एक आंदोलन के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको ठीक ठाक तरह से उभर के लेके आएंगे, ठीक है। तो जब भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फ्लिप साइड के ऊपर, फ्लिप साइड या मैं आपको कहूंगा कि इसके बैकग्राउंड के अंदर आपके गाँवों के अंदर, खास करके जो कंट्री साइड एरिया था, वहां पे कुछ कुछ विस्तार में ऑर्गेनाइज मूवमेंट चलता है किसानों के अधिकार के लिए। खास करके जैसे आप देखोगे तो आपको एक बॉडी मिलेगी, अवध किसान सभा नाम की संस्था की स्थापना की जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबा रामचंद्र के द्वारा। या उसी दौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा विद्रोह दिखेगा अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा, जिसे रंपा रिबेलियन के रूप में भी पहचानते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिबेलियन साहब। और इसके लिए यूपीएससी ने या आपके एनसीईआरटी ने बेसिकली जो टॉपिक डाला है, ये टॉपिक के अंदर हाईलाइट किया है रिबेलियन इन द कंट्री साइड के, भारत के ग्रामीण विस्तार के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। खैर, अब लेट अस गो टू दिस पॉइंट कि ये रिबेलियन इन द कंट्री साइड कैसे हुआ, जो रिबेलियन होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और मेनली ये जो रिबेलियन होती है ये क्यों होती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके पीछे आप कारण देखोगे कि रिबेलियन क्यों हुई, तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि नॉन कॉपरेशन के कारण जो पीजेंट अनरेस्ट था, ये पीजेंट अनरेस्ट अब हाईलाइट होने की शुरुआत हो रही है। लोगों को लग रहा है कि देखिए अब हमारे पास मौका है कि हम लोग ये पॉइंट को भी अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं और भारत के लोगों का साथ हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन कीप दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, वी कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द इंडियन पीपल, हम भारत के लोगों का सपोर्ट भी ले सकते हैं साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है साहब, ये सिचुएशन के द्वारा ही वी कैन से दैट एक बहुत बड़ा इनफैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्री साइड के अंदर रिबेलियन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता है। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन स्प्रेड टू द कंट्री साइड, गाँव के अंदर आपके ग्रामीण विस्तारों के अंदर इनफैक्ट फैलने की शुरुआत होती है। इट ड्रू इन द इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट्स। मैंने आपको बताया कि जहाँ पीजेंट्स में रहने वाले लोग थे, मतलब किसान जो लोग थे, उनको भी इंक्लूड किया गया। ट्राइबल्स बेसिकली जिनके साथ ऑलरेडी अन्याय हो रहा था बहुत सालों से, और ये युद्ध के बाद छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद इनका जो शोषण हो रहा था, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब उसमें आपको बहुत प्रोमिनेंट आंदोलन दिखेगा, वो है अवध की किसान सभा का, ठीक है ना। अवध किसान सभा, अब आपको अवध किसान सभा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर किसानों के साथ क्या अन्याय किया था, ठीक है ना। तो आप देखिए कि भारत में पीजेंट अनरेस्ट क्यों हुआ, भारत में जो किसान थे, ये किसानों के द्वारा क्यों इतना बड़ा आंदोलन किया जाता है। तो पीजेंट अनरेस्ट होने के पीछे आपको दो तीन मुख्य कारण दिखेंगे, ठीक है। एक तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, अंग्रेजों की बहुत प्राइमरी रीजन है इसके पीछे। और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो ये बहुत प्रोमिनेंट कारण था जिसके कारण लोगों को अन्याय हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था, बहुत ही हाई रेवेन्यू लिया जाता था, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारत के किसानों से पैसे कमाने की बात की गई थी इलीगल मीन से साहब, ठीक है ना। तो हाई रेवेन्यू वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन।
दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो लैंडलेसनेस के कारण था। लैंडलेसनेस का मतलब है कि उन लोगों को बेसिकली बहुत सारा परेशान किया गया। जैसे मैं कहूँगा ज़मींदारी सिस्टम की बात करते हैं, तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो ये ज़मींदारी सिस्टम को ही हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के रूप में भी पहचानते हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी के अंदर ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है बाय द वे, ठीक है। आप में से किसी को नवीनता नहीं होनी चाहिए कि मास्टर ये इतना थोड़ा फास्ट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट्स मैंने कवर भी कराए थे, बहुत इंटरेस्टिंगली कवर कराए थे, बहुत मैं कहूँगा कि फाउंडेशन वे के साथ कराए थे, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि उसको खाली हवाबाजी की है। आप मेरे क्लासेस को देखोगे तो आपको हिस्ट्री के अंदर बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। नो डाउट हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, यूपीएससी पूछता भी है, बहुत डेप्थ के अंदर पूछता है, इसके लिए एनसीईआरटी के बाहर भी जाने की आवश्यकता है। पर मेन कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा मैं। देखो, माय इंटेंशन ओवर हियर इज टू क्लियर योर कंसेप्ट रेदर देन टीचिंग यू फ्रॉम द फैक्चुअल पर्सपेक्टिव कि खाली इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे लिए जरूरी है कि उस समय के दौरान जो समाज व्यवस्था उभर के आई थी, उस समय के दौरान जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है जिसके कारण पीजेंट्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ा, ये सब कुछ को हमको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। वी नीड टू सी द ग्रेटर पिक्चर, वी नीड टू सी द लार्जर पिक्चर। जब तक हम लोग लार्जर पिक्चर को नहीं देखेंगे, उसका पूरा एक मैक्रो पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे, तो हमको खाली लगेगा कि ये तो खाली एक छोटा मोटा आंदोलन था, ठीक है। अब आप देखिए कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता, परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट में देखा कि जमींदार जो है, ये जमींदार को ओवरलॉर्ड बना दिया गया पीजेंट का। मतलब सारी भाषा में देखोगे तो पीजेंट जो है वो मालिकी नहीं रखता है। जमीन की मालिकी कौन था साहब, आपका ओनर रखता था, मतलब बेसिकली जमींदार रखता था, ठीक है। अब जमींदार जो है वो किसान, जहां जो खेत के ऊपर जमीन के ऊपर खेती कर रहा है, उसको बेसिकली एट टाइम्स कंट्रोल किया करता था पूरी तरह से। पीजेंट का काम क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ पीजेंट साहब। तो पीजेंट का दो काम हमको मिलेगा। पीजेंट का पहला काम दिखता है हमको, वो है पेइंग ऑफ द रेंट। मतलब बेसिकली आप जो जमीन के ऊपर खेती कर रहे हो, आप जो जमीन के ऊपर खेती कर रहे हो, पीजेंट को कहा जाएगा वो तुम्हारे मालिकी की नहीं है, यू डू नॉट ओन दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आपको रेंट पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, अपने मालिक को साहब, है ना। तो जमींदार को रेंट पे करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। दूसरा आपको मिलेगा रेवेन्यू साहब, है ना। रेवेन्यू का मतलब है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसका कुछ कुछ पॉइंट आपका जमींदार लेगा और वहां से ही बेसिकली गवर्नमेंट को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पास ऑन कर दिया जाएगा, समझे आप लोग। तो सादी भाषा में आप देखोगे तो जमींदार का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। 1920 के दशक में, 1920s के दशक में भारत के किसानों के अंदर बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट आ चुका था साहब। एनलाइटनमेंट किस तरह से आया था, ये संगठित होने की शुरुआत करता है। भारत का किसान को पता चल रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है साहब, ठीक है। वहाँ यूपी के अंदर भी हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उस टाइम पे उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उत्तर प्रदेश बाद में बना आज़ादी के बाद। तो ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस करके जो राज्य था, उसमें अवध करके जो स्टेट है, ये अवध में भी यही पॉइंट दिखेगा साहब, है ना। तो अवध के अंदर भी हमको पता चलता है कि जो पुराने जमींदार हुआ करते थे, ये जमींदारों की इनफैक्ट जो एक्सप्लोटेशन थी वो पीजेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। और आपके यहाँ पे जो किसान है, आपके यहाँ पे जो पीजेंट्स है, उनके साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमको यहाँ पे दिखेगा। अब क्या प्रॉब्लम दिखेगा आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड साहब, है ना। तो ये जमींदार फिजिकली पीजेंट का शोषण कर रहे थे वहां पे। एक तो रेंट बहुत ही एक्सीड कर रहे थे, रेवेन्यू भी बहुत सारी बड़ी मात्रा में मांग रहे थे, और इसके कारण इलीगल पॉइंट हमको दिखेगा। यहाँ अवध के अंदर आपको एक शब्द दिखेगा तालुकदार से, याद रखेगा, तालुकदार साहब, ठीक है ना। ये तालुकदार काइंड ऑफ वर्ड है जो बेसिकली जमींदार के लिए कभी कभी सब्सटीट्यूट के रूप में यूज होता है, क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़ी मात्रा में लैंड हुआ करती थी, पीजेंट्स इनके यहाँ रहते थे। इनफैक्ट ये लोग पीजेंट्स के साथ एक और गैर वर्तुरक करते थे या खराब बर्ताव करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर साहब, ठीक है। ये बॉन्डेड लेबर को हम लोग इनफैक्ट एक टेक्निकल टर्म के साथ जोड़ेंगे जिसका नाम है बेगार सिस्टम। इसको बेगार सिस्टम इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको जब फोर्सफुली काम करवाया जाता है, व्हेन यू आर बीइंग वर्कड and then you are being forced by the authority to work in a very forceful way, और उसमें भी जो फोर्सफुलनेस थी आपकी बेगार सिस्टम में, उसमें हमको पता चलता है कि मेनली इन फैक्ट आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको बहुत ही कम सैलरी, मतलब नेम से के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत बड़ा शोषण था साहब, ठीक है। तो पीजेंट्स का जो गुस्सा था, पीजेंट्स का जो एंगर था, पीजेंट्स का जो भी हम लोग कहेंगे फ्रस्ट्रेशन था, उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। उसका सॉल्यूशन के लिए बेसिकली एक लीडर उभर के आए। उनमें से आपको बाबा रामचंद्र करके एक लीडर दिखेंगे, याद रखेगा। बाबा रामचंद्र कौन थे साहब, है ना। तो ओरिजिनली बाबा रामचंद्र जो थे एक सन्यासी हुआ करते थे। सन्यासी का मतलब उन्होंने मेनली आप देखोगे तो हैड टेकन द रिनंसिएशन फ्रॉम द कॉमन मैन्स लाइफ। तो नॉर्मल जो इंसान थे, नॉर्मल हम लोग जैसे आज की तारीख में सोसाइटी में जीते हैं,
वो ऐसा नहीं जीते थे, एंड ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल साहब, है ना। तो वहाँ जो भारत के लोग थे, खास करके गाँव के अंदर रहने वाले, उनको ये लीड करने की कोशिश करेंगे। अब बाबा रामचंद्र बेसिकली वाज अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फीजी एज ए इंडेंचर लेबरर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब। बाबा रामचंद्र की स्टोरी ये है कि वो बेसिकली अवध के अंदर किसानों को जाके मोटिवेट करेंगे और उनको कहेंगे कि देखो भाई, हम आपके लिए आए हैं और हम आपके लिए जो भी राइट्स है उसको हम लोग हाईलाइट कराने की कोशिश करेंगे साहब। अब देखो बाबा रामचंद्र खुद किसानों का जो संघर्ष है वो समझ पाते थे, उनके साथ एम्पेथाइज कर पाते थे। अब आप समझिए कि ये क्यों एम्पेथाइज कर पाते थे, वाई बाबा रामचंद्र वॉज एबल टू एम्पेथाइज विद द इश्यू ऑफ पीजेंट साहब। ऐसा तो क्या हो गया था बाबा रामचंद्र के साथ, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र जो है वो पहले फीजी के अंदर काम किया करते थे, और फीजी अगर आपको याद होगा तो इट्स अ प्लेस जहाँ इंडियंस को लेके जाया करता था एज अ फॉर्म ऑफ इंडेंचर्ड लेबर साहब, है ना। तो भारत के लोगों को, भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को ये लोग पकड़ पकड़ के बोट में लेके जाते थे, फीजी से लेके, मॉरिशियस से लेके, अब वेस्ट इंडीज वाला प्रदेश देखिए, मतलब कैरिबियन आइलैंड्स जो है, बारबाडोस है, ट्रिनिडाद टोबैगो है साहब, है ना। तो इन सब रीजन्स में बहुत सारी बड़ी मात्रा में इंडियंस को ये लोग उठा के लेके गए थे। दे हैड टेकन एंड दे हैड लाइक नो टेकन द इंडियन कम्युनिटी ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ इंडेंचर लेबर। और ये लोग भी वहाँ पे क्या होता था, इंडेंचर लेबर को भी क्या होता था, तो वहाँ की जो कंट्रीज है वहाँ पे प्लांटेशन सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में चला। प्लांटेशन सेक्टर के अंदर आप देखोगे शुगर केन की खेती बहुत सारी होती थी ये सब रीजन्स में साहब, है ना। तो वहाँ के जितने भी प्लांटेशन सेक्टर है, से फॉर एग्जांपल शुगर केन की मैंने आपको बात की, वहाँ शुगर केन के अंदर जो मजदूर था वो सब भारतीय था साहब। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थानिक लोग हैं, द लोकल पीपल ऑफ द आइलैंड, उनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता, लोकल पीपल रिवॉल्ट भी करते। इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो रहा था। इंडिया के जो लेबर थे वो सब सीख चुके थे, दे हैड ऑलरेडी लर्नड कि भाई कैसे हमको ये करना है, वो करना है, फला करना है, समझे आप लोग, ठीक है। तो कहानी ये है कि ये बाबा रामचंद्र को खुद लेके गए थे साहब, है ना। एंड बाबा रामचंद्र जो थे वो फीजी में उनका बहुत शोषण भी हुआ था, उनको लग रहा था कि ये इशू गलत है। तो वो जब इंडिया वापस आए ना तो ही स्टार्टेड रोमिंग, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, ठीक है। तो ये गीता की एक किताब है, वो किताब लेके इनफैक्ट घुमा करते थे। तो ये जब गीता की किताब लेके एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, तब इनके परिचय में आपको ये अवध के किसान आएंगे, और उन्होंने देखा है कि अवध के लोग हैं, अवध के जो किसान हैं उनका बहुत शोषण हो रहा है। उनका शोषण ये तालुकदार, बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स किया कर रहे हैं। और जमींदार और तालुकदारों ने दो प्रकार के ऊपर बेसिकली शोषण किया। एक तो रेंट का इशू था, मैंने आपको बताया, जहां एक्सेस रेंट लिया जाता था, क्योंकि मालिकी जो है जमींदारों के पास थी जमीनों की। तो आज मैं आपके जमीन के ऊपर खेती कर रहा हूं तो आप मेरे से भाड़ा लोगे, यू विल टेक सम काइंड ऑफ रेंट फ्रॉम मी। इनफैक्ट मैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन में से कुछ कुछ चीज़ें रेवेन्यू के रूप में मुझे आपको देनी पड़ेगी। अब उस टाइम में 50% से ज़्यादा रेवेन्यू तो स्टेट लेके जा रहा था। रेंट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट आपकी टोटल लैंड की जो वैल्यू होती थी उसके ऊपर से करीबन 80-90% आपको रेंट देना पड़ता था। तो किसान की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। द पीजेंट वॉज वेरी मच फेसिंग द एक्सप्लोटेशन। उसको समझ में नहीं आ रहा था किसान को कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। कंप्लीट एक्सप्लोटेशन उसका चल रहा है, बॉन्डेड लेबर बड़ी मात्रा में चल रहा है साहब। जहां काम करवाया जाता था और आपसे पैसा नहीं दिया जाता था या बहुत मिनिमम पैसे दिए जाते थे। इनफैक्ट बाबा रामचंद्र को ये सब चीज़ों का अनुभव हो गया था, क्योंकि बाबा रामचंद्र खुद इंडेंचर लेबर के रूप में थे। उनको भी वहाँ फीजी के अंदर एक्सप्लोटेशन ही हुआ, वहाँ पे भी इनको बोट में बिठा के लेके गए और फिर उनके ऊपर शोषण बेसिकली होता था। सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलती थी सब प्लांटेशन सेक्टर के अंदर। तो घुमा फिरा के हमको पता चलता है कि इनके खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे बाबा रामचंद्र के। तो बाबा रामचंद्र जब इंडिया आए, व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, ही स्टार्टेड रोमिंग डिफरेंट एरियाज। वो अलग अलग विस्तार में घूम रहे थे साहब, ठीक है। तो घूमते 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 ही वॉज एबल टू रीच अवध, और अवध में जाके उन्होंने वहाँ के जो किसानों का शोषण हो रहा है, किसके द्वारा, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। मैंने आपको बताया कि तालुकदार्स काइंड ऑफ बेसिकली ऐसे लोग हैं जो एक एक प्रकार के जमींदारी हम लोग कह सकते हैं, जिनका बेसिकली बहुत सारा इनफैक्ट कंट्रोल हुआ करता था। ये वो लोग थे जिनके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी की पूरी सेना हुआ करती थी साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दे स्टार्टेड डिमांडिंग हाई रेंट्स। इन्होंने बहुत सारे रेंट्स इशू किए, इंक्लूडिंग सेस भी इशू किया जाता था। इनफैक्ट आपको पता होगा तो जब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था, जमींदार क्या करते थे कि जब रेंट के ऊपर ज़मीन दिया करते थे तो रेंट को रिन्यू कराना पड़ता था। मतलब एवरी ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था। जो भी पीजेंट है, ये पीजेंट और ज़मींदारों के बीच में जो करार होता है, ये करार को ख़त्म कर दिया जाता था। तो जब जब बेसिकली रिन्यूअल का प्रश्न आएगा, वेन एवर द इशू ऑफ रिन्यूअल विल कम,
जमींदार बेसिकली उनसे नजराना मांगेंगे। नजराने का मतलब है कि भाई चलो हमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, यू नीड टू पे समथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द लैंड टू डू द एग्रीकल्चर। किसानों को कहा जाता था कि यू नीड टू पे एक्स्ट्रा टू द जमींदार, तब जाके आपकी बात चलेगी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्या चीजें चल रही है, हाउ बेसिकली थिंग्स आर गोइंग ऑन साहब, ठीक है। तो जमींदार पीजेंट का इशू बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है हमको, वी डू गेट द इशू ऑफ जमींदार एंड पीजेंट। इनफैक्ट जब जब जमींदार किसान यहाँ जमींदार को रेंट नहीं दे पाता था, व्हेन दी पीजेंट इज नॉट एबल टू पे अप द रेंट टू द जमींदार, तो उसके कारण बेसिकली जमींदार किसानों को जमीन से हटा दिया करते थे। तो उसे हम लोग बेदखली कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको पूछेगा कि व्हाट इज बेदखली साहब, ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल एक्सप्लोटेशन, आपको अलग अलग प्रकार का एक्सप्लोटेशन जमींदार का दिखेगा किसानों के प्रति, और अलग अलग तरह से आप देखोगे तो कभी कभी नजराने की बात होती थी, जहां आपका रिन्यूअल होगा आपकी लैंड का तो वहां आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा साहब। आपका रेंट तो ऑलरेडी हाई था, मैंने आपको बताया साहब। इंक्लूडिंग बेदखली किया जाता था। बेदखली का मतलब है इविक्शन ऑफ लैंड, आपको अपनी ज़मीन से हटा दिया जाएगा इन स्पाइट ऑफ आपने रेंट पे किया हुआ है साहब। इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया बेगार आपसे कराया जाएगा। बेगार का मतलब क्या है, फोर्स लेबर, जहां आप लोग को मजबूरी पूर्वक काम करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट गेट पेड, है ना। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, देयर वर मल्टीपल इश्यूज विच वर बीइंग फेस्ड बाय द फार्मर्स एट अवध साहब, है ना। तो रामचंद्र जब वहां पे गए तो रामचंद्र कहते हैं कि मैं ये अन्याय को नहीं सहने दूंगा, मैं इनफैक्ट आपको मोटिवेट करूंगा, आपको मदद करूंगा। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वो टाइम है जब अवध के अंदर भी पीजेंट अनरेस्ट चल रहा था, और यूपी पूरा जो राज्य है वहां पे भी पीजेंट अनरेस्ट दिखेगा। एक्चुअली दिस इज द पीरियड जहां यूपी में पीजेंट अनरेस्ट सबसे पीक के ऊपर चला गया था। और अगर आपको पता होगा तो गौरी नारायण मिश्रा साहब, गौरी नारायण मिश्रा के द्वारा और मदन मोहन मालवीय जैसे लीडर्स के द्वारा हमको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, और उन्होंने यूपी किसान सभा नाम की बॉडी की स्थापना की थी। किसकी? यूपी किसान सभा साहब, है ना। तो पूरा उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंस है, वहाँ के जितने भी किसान थे, उनके जो भी इश्यूज थे, उन सबको हाईलाइट करवाने के लिए यूपी किसान सभा की ऑलरेडी रचना कर दी गई है बाय दिस पीरियड साहब, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर यूपी किसान सभा चल रही है, अवध के अंदर बाबा रामचंद्र किसानों का जो भी अन्याय हो रहा था वो सब देख रहे थे, और बाबा रामचंद्र कहते हैं कि नहीं भाई, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और उन्होंने अवध के अंदर फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक बॉडी बनाई जिसका नाम था किसान सभा, और ये अवध किसान सभा नाम का पूरा आंदोलन चलाता है। ये अवध किसान सभा के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम नेहरू जी को भी इन्वाइट किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को भी कहा जाएगा कि आप हमारे साथ आइए और हमारे जो भी इश्यूज है उसको आप नेशनल फोरफ्रंट के ऊपर लेके आइए। पीजेंट्स के जो भी मांग है वो कुछ गलत नहीं है, सरकार यहाँ पे गलत है क्योंकि सरकार लोगों का शोषण कर रही है, सरकार पूरी तरह से लोगों को परेशान कर रही है साहब, ठीक है ना। तो पीजेंट्स को बहुत सारी मात्रा में बेगार, वहाँ पे लैंडलॉर्ड के फार्म के ऊपर काम करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो टेनेंट्स हुआ करते थे, जो बेसिकली किसान जमींदार की जमीन पे काम करते थे, उनके पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि मेनली हमको पता चलता है कि उनको 1 साल 2 साल तक परमानेंटली जमीन नहीं दी जाती थी, जरूर पड़ता था तो एट टाइम्स जमींदार उनको जमीन से हटा भी दिया करता था। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऑल द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, ये चीजें दर्शा रही है कि इनके पास कोई राइट नहीं था जो बेसिकली वहां पे लैंड के ऊपर कंट्रोल कर पाए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि यहाँ पे किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। आंदोलन के अंदर इन्होंने पहला पॉइंट हाईलाइट किया कि हम लोग रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम की जाए। यहाँ पे बेगार प्रथा जो है बेसिकली, जहाँ आप हम लोग से मजबूरी पूर्वक, बहुत ही बलजबरी पूर्वक काम करवा रहे हो, उसको भी खत्म किया जाए। और साथों साथ इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स बहुत ही ऑपरेशन कर रहे हैं, उन सबको इनफैक्ट आप परेशान ना करने के लिए उनको नहीं कहोगे या उनके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो उन सबका सोशल बॉयकॉट करेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, ठीक है। गांवों के अंदर सोशल बॉयकॉट करने का मतलब ये होता है कि आप काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बात बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए साहब, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल बॉयकॉट, व्हाई सोशल बॉयकॉट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब से गांधी आया ना साहब, गांधी ने आके पूरे के पूरे आज़ादी के आंदोलन में ये सोशल बॉयकॉट का जो कंसेप्ट है उसको बहुत पॉपुलराइज किया है साहब। होता ये है कि आप एक मनुष्य है बेसिकली, से फॉर एग्जांपल ये आपका एक जमींदार है, ठीक है ना। ये जमींदार का नाम हम लोग लिख देते हैं, चलो चंपक लाल है, ठीक है ना। तो जमींदार नेम इज चंपक लाल एंड मिस्टर चंपक लाल इज कंट्रोलिंग द होल सोसाइटी। वो पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके बैठा है, ठीक है। ये चंपकलाल के नीचे बहुत सारे पीजेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं, समझे आप लोग, ठीक है ना।
ये पीजेंट्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो एक का नाम आपको जेठा दिखेगा, एक पीजेंट्स का नाम साहब, चलिए एक का नाम आपको भीड़े पीजेंट दिख जाएगा साहब, है ना। एक का पीजेंट का नाम आप देखोगे तो आपको डॉक्टर हाथी दिख जाएंगे साहब, है ना, हाथीलाल दिखेंगे। और एक का नाम आपको बेसिकली पोपटलाल दिख जाएंगे, समझे आप लोग। देखिए अब आप समझने की कोशिश करिए कि पोपटलाल है, हाथी है, भीड़े है, जेठा है साहब, ये सब के सब किसान हैं। अब इन्होंने बेसिकली डिसाइड किया कि जमींदार हमारा शोषण कर रहा है, हम इसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि पहले के टाइम के अंदर आपके जितने भी विलेजेस थे, विलेजेस के अंदर आपकी एक सिस्टम चलती थी जिसे हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम साहब। और गांवों के अंदर समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पूरी की पूरी इंटरलिंक थी साहब, ठीक है। इन द विलेजेस सोसाइटी, सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी साहब, है ना। ये सब की सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड चीज़ें दिखेगी। उसमें आपकी सोसाइटी और इकोनॉमी तो बहुत पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड आपको मिलती है, जहाँ पे आप लोग एक किसान के रूप में एक दूसरे के साथ सर्विसेज शेयर करोगे, आप लोग एक दूसरे के गुड्स शेयर करोगे, और एक दूसरे के साथ इनफैक्ट है ना कोऑपरेट करके साथ में रहोगे साहब, कोऑपरेशन करके साथ में रहोगे। मतलब कोई एक इंसान है जो किसान के रूप में रह रहा है, उसने कुछ चीज़ों की खेती की है, तो वो से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक बंदा है जिसने वीट की खेती की है साहब, है ना। दूसरा बंदा है जो वेजिटेबल की खेती कर रहा है, ये दूसरा बंदा जो है वो वेजिटेबल की खेती कर रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे साहब, ये इसको वीट दे देगा, और वेजिटेबल वाला है वो वेजिटेबल वाला बेसिकली थोड़े वेजिटेबल्स वीट वाले को दे देगा, ठीक है। तो वीट और वेजिटेबल का एक्सचेंज हो गया। तो बार्टर सिस्टम के अंदर आपका एक्सचेंजेस होते हैं साहब। तो एक्सचेंजेस के कारण क्या, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी डिमांड है फुलफिल हो रह जाती है। आपको जो भी वस्तुएं चाहिए, आपको जो भी सेवाएं चाहिए, वो सब आपकी फुलफिल हो जाएगी। अब गाँवों में सोशल बॉयकॉट का मतलब है कि यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ गुड्स, नाइदर यू विल गेट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज साहब। इनफैक्ट आपको सर्विसेज के लिए भी मना कर दिया जाएगा। गांव के अंदर एक डेडिकेटेड से फॉर एग्जांपल एक बार्बर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे गांव के अंदर आपको एक या दो दुकान बार्बर की दिख जाएगी, मतलब बेसिकली जो नाई का काम करते हैं। और वी कम टू सी दैट ये जितने भी इनफैक्ट बार्बर लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस पीपल साहब, है ना। तो हम ये जो जमींदार है, ये जमींदारों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जमींदार को कह देंगे कि भाई आपने हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हम आपको बेसिकली कोई भी प्रकार की वस्तु नहीं देंगे साहब, ठीक है। उसी तौर के ऊपर गांव के अंदर आपको ये लोहार दिख जाएंगे, यू विल फाइंड द ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी साहब, जो लोहे का काम करते हैं। उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी बेसिकली ये जो जमींदार है, ये जमींदार को कोई लोहे की चीज बना के नहीं देंगे साहब, ठीक है। तो गांवों में सोशल बॉयकॉट करने का मतलब है कि भाई साहब जमींदार की जो लाइफ है, वो लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है साहब, एवरी वन इज इंटरडिपेंडेंट इन द विलेज साहब। आप शहरों में तो क्या है दोस्तों कि आप एक दुकान वाले ने मना कर दिया तो दूसरे दुकानदार से लेके आ जाओगे साहब, ठीक है। पर गाँव में ऐसा नहीं होगा। इन द सिटी एरिया यू कैन सी दैट अगर आपको एक चीज कहीं पे नहीं मिल रही है तो आप कहीं और से लेके आ जाओगे, ठीक है। आपको शहरों के अंदर ये चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा, पर गांव में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो जो जमींदार जो बहुत ऑपरेसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब जमींदार का विरोध नहीं करेंगे साहब, पर जो जमींदार जो बहुत ही ऑपरेसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑपरेसिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है साहब, कि वो लोग बेसिकली जो लोगों का शोषण बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं और इसके द्वारा हम लोग को बहुत परेशान किया जा रहा है, उन सबको पनिश किया जाएगा साहब। ऑल दिस पीपल विल बी पनिश साहब, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी कम टू नो कि यहाँ जो सिस्टम हुआ करती थी, जहाँ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का इशू चल रहा था, उनको सोशल बॉयकॉट की बात की गई कि भाई इनको हटाया जाएगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बेगार जिसे हम लोग फोर्स लेबर कहते हैं, जहाँ विलेजर्स को सैलरी दिए बिना विदाउट एनी गिवन पेमेंट उनका शोषण हो रहा था। और ये सब कंडीशन में हमको पता चला कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट की शुरुआत होगी, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, रिबेलियन इन द कंट्री साइड अब यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए कि गांव वालों ने किस तरह से सोशल बॉयकॉट किया साहब, है ना। हाउ द सोशल बॉयकॉट वाज कैरीड आउट साहब, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है साहब। तो गांवों में जितनी भी सर्विसेज देने वाले लोग थे, वो सर्विसेज देने वाले लोगों को कह दिया कि आप वो जमींदार या तालुकदार जो है उनको आप मदद नहीं करोगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी सी इन मेनी प्लेसेस द नाई, नाई का मतलब क्या है साहब, मैंने आपको बताया बार्बर साहब, ठीक है। वो बार्बर ने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे बाल काटने नहीं जाऊंगा। अब देखो कॉमन मैन की कंडीशन क्या हो जाती है, जिसका बॉयकॉट होगा बेचारा, उसकी हालत क्या हो जाएगी कि यार मेरा बाल बहुत बढ़ गया, कोई काट के दो साहब। तो इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि बेसिकली ये सोशल बॉयकॉट का पार्ट था कि भाई तुम लोगों का शोषण करते, तुम्हारे यहाँ कोई बाल काटने नहीं आएगा साहब, ठीक है। फिर आपके ये धोबी वाले लोग थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी द धोबीज वेर देयर, ये धोबी थे,
ये धोबी का काम क्या था साहब? अब पहले के टाइम के अंदर धोबी लोग का कपड़ा इस्त्री करने का काम नहीं हुआ करता था। ये लोग बेसिकली कपड़ा धोने का काम करते थे पहले, उसके बाद इस्त्री करके देते थे, ठीक है। आज की तारीख में हमको पता चलता है कि ज़्यादातर बिकॉज ऑफ द वॉशिंग मशीन और हम लोग जिस तरह से अर्बन कल्चर में रह रहे हैं, तो वहाँ बेसिकली वॉशिंग के लिए लोग कम देते हैं। मतलब ड्राई क्लीनिंग करना है तो बात अलग है, पेट्रोल वॉश करना है तो बात अलग है, बट नॉर्मल केस के अंदर हम क्या करेंगे कि कपड़ा घर पे धोएंगे और फिर इस्त्री करने के लिए हम बाहर दे देंगे साहब, ठीक है ना। पहले क्या था कि कपड़ा धोता भी बाहर था बेसिकली। जो जमींदार थे उन लोग को तो बहुत भारी कपड़े होते थे, दे यूज्ड टू वेयर वेरी हैवी क्लॉथिंग साहब, है ना। तो उनका कपड़ा जो है उसका भी बॉयकॉट किया गया, कहा कि हम आपको कोई भी प्रकार की सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है ना। सो वी सी द वॉशरमैन एट दैट टाइम, जो लोग मेनली लॉन्ड्री का काम किया करते थे, ये लॉन्ड्री वाले लोगों को भी इनफैक्ट बोल दिया गया कि आप बहिष्कार करोगे साहब, है ना। तो गाँव में ना आपको खाना मिलेगा ना ही कोई सेवा मिलेगी, तो क्या होगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको चीज़ें दिखेगी अवध किसान आंदोलन के अंदर। इनफैक्ट ये आंदोलन इतना पीक के ऊपर गया तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ये जवाहरलाल नेहरू भी इनफैक्ट इसके सदस्य बनेंगे। नेहरू इनफैक्ट हमको पता चलता है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देखो तुम्हारा क्या मुद्दा है, मुझे समझ में आ गया है। वो खुद टूर करते हैं और अक्टूबर 1920 के अंदर अवध किसान सभा की स्थापना हुई। ये अवध किसान सभा की अध्यक्षता ही जवाहरलाल नेहरू करेंगे और यहाँ पे उनके साथ बाबा रामचंद्र के जैसे लोग भी हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा कि हु वाज द मेंबर ऑफ द अवध किसान सभा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हु वाज द मेंबर और हु वाज द फाउंडर ऑफ द अवध किसान सभा। तो दो लोगों का नाम आपको दिखेगा, बाबा रामचंद्र, क्योंकि इन्होंने ही ग्राउंड में मूवमेंट किया था। ही वॉज द वन हु बेसिकली स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरे आपको नेहरू जी दिखेंगे, जहाँ जो इसके बेसिकली अध्यक्ष के रूप में हमको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अवध किसान सभा इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी 300 शाखाएं उभर के आती है अवध के रीजन्स के अंदर, जो भी गांव हुआ करते थे ना वहाँ पे। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग क्वांटिटी और हाउ बिग नंबर्स ऑफ मूवमेंट took place where so and so people basically joined this movement, है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें हमको यहाँ से दिखेगी। इनफैक्ट ये जो अवध किसान सभा है, ये अवध किसान सभा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही इंटीग्रल कर दिया गया था। मतलब ये है कि कांग्रेस ने कहा कि हमारी आवाज़ जो है वो किसानों की भी आवाज़ बनेगी। our voice will also include the farmers, our voice will also include the community of people जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं साहब, ठीक है ना। सो हमको पता चलता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ फॉलोइंग ईयर में, तो कांग्रेस ने बेसिकली अवध के जो किसान थे उनकी स्ट्रगल को एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की। कहा कि भाई अवध किसान सभा के जो भी लोग हैं साहब, दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ओनली, और हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं। इनफैक्ट आप देखिए कि अवध के किसान सभा का मूवमेंट बाबा रामचंद्र ही क्यों उठाते हैं। वाई दी अवध इशू वॉज हाईलाइटेड बाय बाबा रामचंद्र साहब, ठीक है। बाबा रामचंद्र ये इशू को उठाएंगे क्योंकि उनको खुद को अनुभव था साहब। उन्होंने जब देखा कि अवध के अंदर किसानों की हालत बहुत दयनीय है साहब, दयनीय समझ में आता है, इट्स अ वेरी पिटिएबल कंडीशन साहब। उनका जिस तरह से शोषण हो रहा था वहाँ बाबा रामचंद्र को समझ में आ गया कि अगर कोई ना कोई ये इशू को नहीं उठाएगा तो दिस सिस्टम विल कंटिन्यू, किसानों का कंटिन्यूस एक्सप्लोटेशन होता रहेगा। इनफैक्ट बाबा रामचंद्र कुड एम्पैथाइज विद द पीजेंट्स, ये शब्द याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साहब, है ना। एम्पैथाइज का मतलब है कि बाबा रामचंद्र जो है वो बेसिकली किसानों का दर्द समझते थे। अब क्यों समझते थे? क्योंकि बाबा रामचंद्र खुद ये परिस्थिति से निकले हैं, वो खुद ये विकट परिस्थिति से निकले हैं। वो फिजी के अंदर, फिजी एक देश है आपको पता होगा साहब, है ना, पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास, वो खुद ये परिस्थिति से निकले हैं। उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि इफ दिस कैन बी डन टू दी पीपल, इंडियन कम्युनिटी पीपल हु आर नॉट इन इंडिया एंड फॉरेन साहब, तो इंडिया में तो बहुत खराब हालत इन्होंने करके रखी है। तो इसके लिए एम्पैथाइज कर रहे थे। बाबा रामचंद्र नहीं होते तो शायद अवध का मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं जाता। बाबा रामचंद्र नहीं होते तो शायद अवध का मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं जाता। खैर जो भी है, हमको एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर होता है साहब। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वी सी दैट पीजेंट मूवमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में अब चलेगा। अब देखिए अवध के अंदर क्या होता है साहब, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग मोटिवेटेड हुए, लोगों ने अलग अलग प्रकार का बॉयकॉट किया। अब इसमें होता क्या था, व्हाट विल सी, कि अवध के पीजेंट्स में कुछ कुछ लोग थोड़े बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे। एक्सट्रीम स्टेप्स का मतलब ये है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। क्योंकि देखो आदमी को गुस्सा होता है ना, जब वो गुस्से के कारण वो कुछ भी कर देता है। इनफैक्ट इसके लिए तो लोग कहते हैं इतिहास के अंदर भी और आज की तारीख में भी कहा गया है कि भाई तुम देखो कोई भी डिसीजन लो, इमोशंस में आके मत लिया करिए साहब, ठीक है।
अब हुआ ये कि अवध के अंदर जो किसान मूवमेंट है, ये अवध किसान सभा की स्थापना हो गई। इनफैक्ट ये किसान सभा बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये किसान सभा की 300 से ज़्यादा इनफैक्ट ब्रांचेस उभर के आई। ये सब चीज़ें दर्शाता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मेंबर्स बने थे और ये काफ़ी पॉपुलर मूवमेंट के रूप में उभर के आ चुका था। दिस मूवमेंट हैड ऑलरेडी टर्न्ड पॉपुलर एंड दिस इज़ द बेसिस वी सी कि एक बहुत बड़ा इनफैक्ट आपको दिखेगा कि आंदोलन यहाँ से जन्म दे रहा है। अब होता क्या है कि ये लोग जो है इन्होंने सब रिएक्शन देने की शुरुआत की। और रिएक्शन क्या था आप समझिए कि पहली बार किसानों के हाथ में स्ट्रेंथ आई है साहब। द फार्मर्स हैव बेसिकली गेन्ड स्ट्रेंथ। उनके हाथ में शक्ति आई, उनको लग रहा है कि हम कुछ तूफानी कर पाएंगे। नाउ वी कैन डू समथिंग स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू समथिंग आई वुड से फंडामेंटल फॉर दी कम्युनिटी ऑफ इंडिया साहब, है ना। तो ये जो स्ट्रेंथ की बात की गई है, ये जो शक्ति की बात की गई है, किसानों की जो स्ट्रेंथ की बात की गई है, ये स्ट्रेंथ आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। और इसके कारण क्या होता है कि कुछ कुछ लोग एट टाइम इमोशंस में भी आके डिसीजन लेंगे साहब, है ना। इनको गुस्सा एक चीज़ के ऊपर था कि हमारे जो ताल्लुकदार थे साहब, है ना, बड़े बड़े जो ज़मींदार है जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इनके एस्टेट के ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके ऊपर टारगेट करेंगे। अब आया है वो पहाड़ के नीचे साहब, है ना। और एट टाइम्स इनको लूट भी किया जाएगा, लूटिंग भी होगा। एट टाइम्स देखोगे हमको छोटा मोटा वायलेंस भी दिखेगा। इनकी अथॉरिटी और इनकी जो भी सिंबल्स जो थे उसके ऊपर भी किसान अपना गुस्सा फूट फूट के निकाल रहे थे साहब, है ना। तो अवध में होता ये है कि 1920-21 के दशक में 1920 से लेके 21 तक आते आते वी एज ऑल्सो सी, हमको ये भी पता चल रहा है कि ये किसान मूवमेंट थोड़ा वायलेंट होने की शुरुआत कर दिया साहब, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर वायलेंस होगा बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। और ये वायलेंस के कारण कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स थे, ये नाराज थे, उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो द पीसफुल मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ द तालुकदार्स एंड द मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड द ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। अब देखिए आप समझिए कि कोई भी मूवमेंट होता है उसमें गांधी जी का एक पॉइंट बहुत क्लियर कट था कि मूवमेंट आपका नॉन वायलेंट होना चाहिए साहब, है ना। आपके आंदोलन की मॉरल अथॉरिटी तभी टिक पाएगी जब आप अहिंसक तरीके से उसका विचार करोगे, अहिंसक पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे साहब, ठीक है। आपने जिस दिन हिंसा कर दी उसके बाद आपके ऊपर बैठने वाली जो अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश स्टेट है, उसको एक मौका मिल जाएगा कि देखो आपने हमारे नियम कानूनों का उल्लंघन किया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट माय फ्रेंड साहब, ठीक है। 1921 तक आते आते बाय 1921 हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट दिख रही है कि आपके यहाँ पे जो तालुकदार और मर्चेंट्स के ऊपर अटैक करना, बाज़ारों को लूटना, बड़े बड़े इनफैक्ट तहखाने जहाँ पे, या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज़ जहाँ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, ग्रैनरी के रूप में हम लोग अनाज भंडार के रूप में पहचानते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना हिंसा के प्रवृत्ति से, वो चीज़ अवध के अंदर इनफैक्ट काफ़ी सारा क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी। इसके लिए कांग्रेस की एक लीडरशिप, खास करके गांधी जैसे लीडर, इसे थोड़े बहुत वो है ना कि अपना हेजिटेशन दर्शाते और कहते हैं कि अगर इसमें वायलेंस होगा तो ब्रिटिश सरकार के पास इनफैक्ट है ना बहुत सारा इश्यू भी क्रिएट चलेगा। खैर जो भी चीज़ें हमको मिलती रहेगी, हमको ये भी पता चलता है कि जहाँ जहाँ इनफैक्ट ये मूवमेंट हो रहा था वहाँ वहाँ हमको पता चलता है कि गांधी का नाम बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगा साहब, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ के लोकल लीडर्स ने इनडायरेक्टली इनफैक्ट लोगों को ये बताया था कि गांधी जी ने हमको मैसेज दिया है कि अगर हमने 1 साल तक इनको बेसिकली टैक्सेस नहीं दिए, किसको, सरकार को साहब, है ना, और आपके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन तालुकदारों से लेके हम लोग गरीबों में बांट देंगे। तो कभी कभी ये भी होता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देने की जगह, इनफैक्ट रेवेन्यू देने की जगह, इन्होंने क्या कर दिया साहब, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया साहब। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो पैसा था वो गरीबों के अंदर बांटा साहब। तालुकदारों की जो खजाना था वो भी एट टाइम्स लूटा गया था। तालुकदारों से जो भी ज़मीन थी वो भी इनफैक्ट इन्होंने छीनने की कोशिश की थी साहब, ठीक है। सब जगह के ऊपर आपको महात्मा गांधी का नाम लेके इन्होंने किसानों को इनफैक्ट मोटिवेट किया था और कहा था कि देखो इनडायरेक्टली महात्मा गांधी जी ही आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी आपके साथ है, आप कोई भी आंदोलन करोगे आपके साथ इनडायरेक्टली गांधी जी रहेंगे साहब, ठीक है ना। तो ये अवध किसान सभा बहुत प्रोमिनेंट मात्रा में चलता है। खैर इसके कारण 1925 तक आते आते ब्रिटिश सरकार को पीछे हट करनी पड़ी थी और फिर उसके बाद अवध के अंदर उन्होंने कानून पास किया था साहब। अवध के अंदर टेनेंसी एक्ट की पास की जाती है। टेनेंसी एक्ट का मतलब ये था कि एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जहां जो किसानों को बेसिकली टेनेंट के रूप में रखा जाता था
उनको बोला गया कि अब आपको थोड़े बहुत है ना क्या क्या कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत छुट्टी दी जाएगी साहब, है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, दिस आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट वेरी प्रोमिनेंट थिंग्स व्हेन वी सी द होल ग्लोबल एंड द मैक्रो पिक्चर रिगार्डिंग द किसान सभा। खैर जो भी चीज़ें हैं, ये किसान सभा बहुत प्रोमिनेंट के ऊपर आया। अब देखो एक साइड के ऊपर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ये नॉन कॉपरेशन में आपके किसानों को बहुत सारा इनफैक्ट है ना मोटिवेशन मिला, और उन्होंने बेसिकली ये किसानों ने अवध किसान सभा के द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया। खैर इनफैक्ट नॉन कॉपरेशन के दौरान ही, ड्यूरिंग दिस नॉन कॉपरेशन ओनली, उसके बैकग्राउंड के अंदर जो गांधी जी ने पूरा ऑल इंडिया टूर किया था, इसका इम्पैक्ट आपके यहाँ पे ट्राइबल अनरेस्ट के ऊपर भी होगा। अब देखिए, एक तो हमने देखा पीजेंट अनरेस्ट साहब। पीजेंट अनरेस्ट का मतलब है कि किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कैसे किसान सभा के द्वारा इंटीग्रेट कराने की कोशिश की गई। उसमें मैंने आपको अवध किसान सभा के बारे में बताया। इसे इनफैक्ट है ना, अवध किसान सभा एक घटना नहीं है साहब, ये पीजेंट अनरेस्ट के अंदर आप दूसरी घटना लिख सकते हो, एका मूवमेंट, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है साहब, ठीक है। ये एका मूवमेंट आपकी किताब में नहीं दिया गया है, मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था, यूनिटी मूवमेंट है, ये भी यूपी के अंदर ही था, जहाँ किसानों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था कि भाई हम जो है सरकार को राइट्स नहीं देते हैं कि आप हमारा शोषण करें, और फिर से इन्होंने भी नो टैक्स नो रेवेन्यू मूवमेंट चलाया था। खैर पीजेंट मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंट था। पीजेंट के साथ साथ दूसरा मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के पीछे पर्सपेक्टिव में चला, वो है ट्राइबल अनरेस्ट। अब देखिए, ब्रिटिश काल में हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही है, उसने जब कॉलोनियलिज्म की शुरुआत की, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट क्या पड़ती है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द, आई वुड से, फॉरेस्ट लाइफ। याद आया आपको? तो अगर आपको पिछला क्लास याद होगा, स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी याद होगी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी, इवन स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी, मैंने बिरसा मुंडा के बारे में भी बात की है, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिरसा मुंडा जी एज वेल, ठीक है। सो वी सी दैट भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि जो फॉरेस्ट लाइफ के अंदर रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी समाज के लोग थे, उनका कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेशन हुआ था साहब, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि उनका अलग अलग एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि उनको फॉरेस्ट के अंदर से हटा दिया जाता है, देवर बेसिकली इविक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, वो जहाँ पे रहते थे वो घर से उनको हटा दिया जाता है। इनफैक्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल था वो भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था साहब, कंपनी ने। और उसके बाद जब क्राउन रूल आया भारत के अंदर 1858 ऑनवर्ड से, तो उसके बाद भी उनकी कंडीशन तो सुधरती नहीं है, उनकी कंडीशन तो खराब ही रहेगी साहब, जंगल में रहने वाले जो लोग थे साहब। ऊपर से आप देखोगे तो अंग्रेजों ने अलग अलग कानून पास किए, फॉरेस्ट एक्ट है ना, तो फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा, एनवायरमेंट एक्ट के द्वारा बेसिकली इन्होंने जंगल के अधिकार जो थे वो ट्राइबल से ले लिए थे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमको पता चलता है कि बहुत सारे रिबेलियंस दिखेंगे, वी फाइंड सो मेनी रिबेलियंस इन इंडिया साहब, ठीक है। उसमें रिबेलियंस के अंदर एक 1854 के आसपास आपको एक बहुत बड़ा विद्रोह दिखेगा जिसका नाम था संथाल रिबेलियन साहब, ठीक है। तो मैंने संथाल रिबेलियन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट सिदो और कन्हू करके दो लीडर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने ये संथाल परगना है बेसिकली झारखंड बंगाल वाले रीजन में, वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह कराया था अंग्रेजों के सामने, ठीक है। उसके बाद आपको 1890s का पीरियड दिखेगा, 1890 का पीरियड दिखेगा, जहाँ आपको बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स दिख जाएंगे। विल फाइंड लीडर्स लाइक बिरसा मुंडा, जिन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ा मूवमेंट कराया था, उलगुलान कहते हैं साहब, है ना, उलगुलान कहते हैं। ये उलगुलान आपको 2020 के प्रीलिम्स के अंदर आ भी गया है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द 2020 प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट आप इसको याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। चलिए, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी सी दैट द ब्रिटिश एज, जो अंग्रेजों की जो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, जहाँ बड़ी मात्रा के अंदर इंडियंस का शोषण हो रहा था। एंड दिस इज द प्राइम रीजंस कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इसके लेके प्रोटेस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा था, ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा था, उसमें ट्राइबल्स को भी बहुत शोषण हुआ साहब, है ना। ये ट्राइबल्स 1920s तक आते आते, आप समझने की कोशिश करिए, ट्राइबल अनरेस्ट की थीम लाइन में आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ट्राइबल अनरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड साहब। उसमें 1854 के अंदर आपको क्या मिलेगा साहब, 1854 के अंदर वीसी बहुत बड़ा जो विद्रोह हमको मिलता है 1854 में, वो था संथाल रिबेलियन साहब, ठीक है ना। दूसरा आप देखोगे तो 1890s के अंदर आपको दिखेगा बिरसा मुंडा का मुंडा रिबेलियन साहब, है ना। तो बिरसा मुंडा जी का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ साहब। 1920 तक आते आते, 1920s तक आते आते वी कम टू नो दैट ये जो मूवमेंट है और एक्सपांड होगा साहब, ठीक है।
और फिर इसमें आपको अल्लूरी सीताराम राजू दिखेंगे साहब, अल्लूरी सीताराम राजू या अल्लूरी राजू के रूप में हम लोग याद रखेंगे। इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उन सबको फिर से इकट्ठे किया और उन्होंने बेसिकली एक और विद्रोह कराया साहब, ठीक है ना। सो दिस इज प्रोमिनेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है। 1920 का दशक जो था, 1920 के दशक में एक और रिबेलियन आपको दिखेगा साहब, है ना। तो एक साइड के ऊपर यहाँ भारत के आज़ादी के आंदोलन के लिए हमको पता चल रहा है कि आंदोलन भी हो रहे हैं, द मूवमेंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन साहब, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे साहब, ऑल द ट्राइबल कम्युनिटी पीपल साहब, ठीक है, उन्होंने गांधी जी का मैसेज को एक उल्टी तरह से इंटरप्रेट किया। और आंध्र प्रदेश के अंदर याद रखेगा साहब 1920s के अंदर गुडेम हिल्स नाम का जो विस्तार है, वहां पे बेसिकली एक बहुत बड़ा गुरिल्ला मूवमेंट की शुरुआत हुई। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड गुरिल्ला मूवमेंट माय फ्रेंड साहब, ठीक है ना। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब ये है कि लोगों ने डिसाइड किया कि हम अब ब्रिटिश अथॉरिटी को नहीं सहेंगे और उनके ऊपर अब एक एक करके टपलीदाव करने की शुरुआत होती है। गुरिल्ला वॉरफेयर तो आपको पता ही होगा साहब, है ना। व्हाट डू मीन बाय द गुरिल्ला वॉरफेयर साहब? गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये था कि लोग इनफैक्ट इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद बेसिकली, या हम लोग कहेंगे कि जो अथॉरिटी है उसको मार के भाग जाएंगे। सारी भाषा में हमको पता चलेगा कि देयर दे विल ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द अथॉरिटी। जो भी ब्रिटिश रूलर्स थे उनके ऊपर टपलीदाव करेंगे, टपलीदाव करके चले जाएंगे साहब, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको गुरिल्ला वॉरफेयर दिखेगा। इनफैक्ट कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि गांधी का मानना था कि ये उचित नहीं है, ये प्रकार उचित नहीं है, खैर साहब, ठीक है ना। सो इन द अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज द फॉरेस्ट एरिया, मैंने आपको बताया, प्रिवेंटिंग द पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट ग्रेस टू कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स और फ्रूट्स। अरे यार, जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये जंगल में रहने वाले लोगों को आपने उनके अधिकारों से वंचित किया हुआ है। यू हैव डिप्राइव्ड द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट फ्रॉम देयर ओन राइट्स। इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो कि उनको जंगल में जाने से लिए मना कर रहे हैं, वहां से आप अपनी घास चारा नहीं चरा सकते। इनफैक्ट ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे। अगर आपको पता होगा तो ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है झूम, जिसे हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में ज़्यादातर नाम से आपको। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा इनका जीवन चलता था। जंगल में एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, थोड़े साल तक एक ज़मीन के ऊपर खेती करेंगे, फिर वहाँ से कहीं और माइग्रेट कर देंगे फॉरेस्ट के अंदर साहब, ठीक है। अंग्रेज़ों ने वो भी बंद करा दिया साहब। तो 1920 का जो दशक था उसमें ये ट्राइबल कम्युनिटी के सब लोग इकट्ठे हुए कि बोले हम ये नहीं चलाएंगे, विल नॉट एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना। तो इन दिस कंडीशंस वी सी दैट जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे जो बेसिकली पहाड़ों में रहते थे, खास करके आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर, उनको ये लग रहा था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स लेने की बात की जा रही है साहब, है ना। उनके ट्रेडिशनल राइट्स लेने की बात की जा रही है, उनका कंटिन्यूअसली बेसिकली शोषण किया जा रहा है, समझे आप लोग, ठीक है। तो जैसा हमने पीजेंट्स के बारे में देखा ना, हमने क्या देखा साहब, पीजेंट्स के बारे में देखा, वही चीज आपको यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ट्राइबल अनरेस्ट के पीछे के आप रीजंस देखिए साहब। रीजंस में देखोगे फंडामेंटल, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ट्राइबल अनरेस्ट। तो पहला रीजन हमको मिल रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग साहब। द फंडामेंटल थिंग बिहाइंड द ट्राइबल अनरेस्ट एंड द रीजन इज द कॉलोनियलिज्म साहब, है ना। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की जो प्रैक्टिसेस थी, वो प्रैक्टिसेस इसके पीछे जिम्मेदार थी साहब। ये कॉलोनियलिज्म के अंदर हमने देखा कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि नॉट अलाउिंग द ट्राइबल कम्युनिटी टू यूज द रिसोर्सेज। उसमें आपका फॉरेस्ट का लैंड भी हो गया। इसमें फॉरेस्ट के लैंड के अंदर दो प्रकार का यूज होता था साहब आदिवासियों के द्वारा साहब। एक तो फूड के लिए साहब, दे यूज्ड टू यूज द फूड फ्यूल, लकड़ा पकड़ा इनफैक्ट छोटा मोटा लेके आके अपना घर बार के लिए जो खाना बनाना है वो सब के लिए साहब। दूसरा हमको पता चलता है फूड फ्यूल के साथ, द सेकेंड पॉइंट दैट वी सी दैट वाज रिगार्डिंग द ग्रेजिंग साहब। ये लोग बेसिकली जंगल के अंदर घास चारा चराने के लिए अपने जानवर लेके जाते थे। तीसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ट्राइबल्स के लिए बहुत सेक्रेड लैंड हुआ करती थी। सेक्रेड इसके लिए क्योंकि ये आदिवासी समाज के लोग हैं, ये जंगल के अंदर ही अपने देवताओं को मानते हैं। अब आप देखिए कि आपको देवताओं के पास लेके नहीं जाना था, आपको बोला जाता है कि यू कैन नॉट एंटर दिस लैंड, भले आपके भगवान यहाँ पे रहते हो साहब, ठीक है ना। वी डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग। ब्रिटिश तो बहुत स्मार्ट थे साहब, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम ये भी अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप समझोगे तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है 1920 के दशक में, जहाँ सेक्रेड लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फूड के लिए अलाउ नहीं करना, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर के लिए, जो बेसिकली सबसे प्राइमरी राइट्स था हमारे किसानों का, क्योंकि किसान कहते थे कि भाई हमारा अधिकार है, इट इज़ अवर राइट दैट वी शुड बी गिवन द राइट ओवर एग्रीकल्चर एज वेल। तो एग्रीकल्चर से भी मना किया गया था। तो यू सी आपको पता चलता है
कि कितनी बड़ी मात्रा के अंदर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है साहब, है ना। तो ये सब की सब चीज़ें इकट्ठी हो रही है, ऑल दिस थिंग्स इज कमिंग टुगेदर साहब, है ना। सो नॉट अलाउइंग द ट्राइबल कम्युनिटी, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिसेस और अलग अलग कानूनी व्यवस्था के द्वारा इनके अधिकार जो लिए गए थे, उसके कारण सब गुस्सा इकट्ठा हुआ साहब, है ना। और उनको बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन और भी हो रहा था साहब, ठीक है। जब ये लोग बेसिकली बेकार हो गए, ये पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए, इनकी वे ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दी जाती है, ये लोग जिस तरह से अपना जीवन जी रहे थे उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने डिस्टर्ब कर दिया, कह दिया कि भाई आपको अब अपने हिसाब से जीना नहीं है, क्योंकि आदिवासी है साहब, जंगल में रह के अपना जीवन चला रहे थे, दे वर बेसिकली लिविंग द लाइफ बाय स्टेइंग इन द फॉरेस्ट, बाय डूइंग मल्टीपल प्रैक्टिसेस एंड दे टू लिव अराउंड साहब, है ना। अपना खाना पीना अपना चल जाता था, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट लैंड का जो कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आया है पूरी तरह से साहब, उसके बाद हमको पता चलता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये अनएम्प्लॉयड हो जाती है। अनएम्प्लॉयड का मतलब ये है उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, व्हाट कैन वी डू साहब, ठीक है। ऊपर से ये जो फॉरेस्ट लैंड थे उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनकी ज़मीनें तो ले ली गई, उनके जंगलों को भी साफ कर दिया गया। द फॉरेस्ट लैंड वॉज क्लियर्ड बाय द ब्रिटिश। आपने देखा होगा रेलवेज के दौरान बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में टिम्बर की लकड़ियां काटी गई है साहब। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाएगी, व्हाट डज दिस थिंग शोज, ऑल दिस थिंग शोज द ब्रिटिशर्स शोड नो रिमोर्स टुवर्ड्स द ट्राइबल कम्युनिटी। अंग्रेजों ने ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे यहाँ पे, जो आदिवासी समाज के लोग थे, उनके प्रति कोई भी प्रकार का रिमोर्स व्यक्त नहीं किया, कहा कि भाई हम अपने हिसाब से कर देंगे साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ऑल द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड साहब, है ना, ये सिचुएशन बहुत ही गहरा फटका क्रिएट करेगी, इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट साहब, ठीक है। तो ये जो बड़ी इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट की गई है, ऑल दिस बिग इम्पैक्ट साहब, उसके कारण यहाँ पे जो गुडेम हिल्स की बात कर रहा था, टॉकिंग अबाउट द गुडेम हिल्स, ये गुडेम हिल्स के ट्राइबल कम्युनिटी लोग इकट्ठे हो गए, इनको पसंद नहीं आया था और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की। इनफैक्ट ये अनएम्प्लॉयड थे तो इनको भी फोर्स लेबर के रूप में रखा जाता था। इन लोगों को भी कहा जाता था कि अगर आपको काम करना है तो अंग्रेज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर्स और प्लांटेटर्स, आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाले लोग थे, जिन्होंने जंगलों के अंदर अपनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि ये क्वारिंग और माइनिंग की इनफैक्ट शुरुआत की थी, वहां पे इनको फोर्स लेबर के रूप में काम करवाया जाता था। तो बहुत खराब कंडीशन थी, वो वेरी बैड कंडीशन साहब, है ना। तो ये सब कुछ 1920 तक आते आते इनफैक्ट उभर के आया, इमोशंस था, फट गया साहब। तो फटता है उसके कारण क्या होता है, फिर विद्रोह होगा साहब, ठीक है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम याद रखेगा, इनका बहुत प्रोमिनेंट नाम है। इनफैक्ट ही इज नोन एज वन ऑफ द मेजर लीडर्स जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को मोटिवेट किया था और ट्राइबल कम्युनिटी को कहा था कि हम आपके साथ देंगे, आपको उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब, हम आपके साथ रहेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट चल रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, रोडवेज बन रहे थे, जंगलों को साफ करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें आदिवासियों का, ट्राइबल्स का ही बेसिकली मदद लेने की बात की गई सरकार के द्वारा। जो वहाँ पे पहाड़ी विस्तार में रहने वाले लोग थे उन सब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चलाएंगे, दिस इज़ नॉट राइट फॉर अस साहब, है ना। तो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग, और उन्होंने बड़ी मात्रा के अंदर प्रोटेस्ट किया। उनको लीड करने के लिए एक जेंटलमैन बहुत उभर के आए, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, नाम याद रखेगा। अल्लूरी सीताराम राजू को एट टाइम्स बहुत लोगों का मानना ये था कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास कुछ विशेष शक्ति है साहब, ही हैड some kind of basically I would say special powers, and through this special powers ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसे डेमी गॉड के रूप में बन गए थे, हम लोग कहेंगे कि इनको डिवाइन पर्सपेक्टिव से लोगों देखने की शुरुआत करते थे। जैसे बिरसा मुंडा के लिए भी हमको पता चलता है कि उनको भगवान के रूप में वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग मानते हैं, वैसे ही अल्लूरी सीताराम राजू के साथ होगा। उनके लिए लोगों का मानना था उनके पास विशेष स्पेशल पावर है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते हैं साहब, है ना, ज्योतिष देखते हैं, लोग बीमार होते हैं तो उनको ठीक करते हैं। एट टाइम्स अगर सरकार गोली भी मारे तो उनको कुछ नहीं होगा। खैर जो भी है, बेसिकली उनको एक इनकारनेशन ऑफ गॉड के रूप में कंसिडर किया गया। उनको देखा गया कि देखिए आप इनकारनेशन ऑफ गॉड के रूप में हो, हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और इनफैक्ट ये अल्लूरी सीताराम राजू ही थे जो देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं
उससे वो मोटिवेटेड हुए थे. ही रियलाइज कि इफ गांधी इज डूइंग सो मच थिंग्स इन इंडिया, वी कैन ऑल्सो परस्यूएड अवर पीपल इन द ट्राइबल एरियंस. इनफैक्ट ये जो ट्राइबल एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं उन सबको मोटिवेट करके कुछ करेंगे. इनफैक्ट इन्होंने भी ट्राइबल एरिया के अंदर खादी को प्रोपोगेट किया. और कभी कभी आपके ट्राइबल कम्युनिटी कुछ कुछ होती है साहब, जहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी ड्रिंक विंक करना, उन सबको बेसिकली उन्होंने प्रोपोगेट किया. इनफैक्ट उनका ये भी मानना था कि भारत को अगर आज़ादी दिलानी है तो यूज़ ऑफ फोर्स बहुत नेसेसरी है. नॉन वायलेंस के ऊपर हम लोग कभी भी आज़ादी नहीं दिला सकते. खैर है ना. तो इसी के कारण ये अल्लूरी सीताराम राजू और उनके जो साथीगण थे, इन सब ने बहुत बड़ा विद्रोह किया साहब. ये आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेन हिल्स के अंदर रिबेलियन होगा साहब, जहां ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह का प्लान किया जाता है. 1921 से 1924 के बीच में ये 2-3 साल तक आंध्र प्रदेश में आपका ये रंपा रिबेलियन होगा साहब. याद रखिएगा साहब, है ना. यू विल फाइंड द वर्ड कॉल्ड एज रंपा रिबेलियन साहब, है ना, किताबों के अंदर. ये बहुत प्रोमिनेंट रिबेलियन था साहब 1920 के दशक में, जिसने ब्रिटिशर्स की नींद हराम कर दी थी कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या. ठीक है. तो ये दो बहुत बड़े बड़े विद्रोह हमको दिखेंगे. खैर, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑफशूट्स आप समझिए. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर नॉन कॉपरेशन ना हुआ होता और गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने ये असहयोग का नारा ना दिया होता और लोगों को ये ना बताया होता कि हम लोग को अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करना है साहब, तो ना ही आपको पीजेंट अनरेस्ट इतनी बड़ी मात्रा में दिखता, ना ही आपको ट्राइबल अनरेस्ट इतनी बड़ी मात्रा में दिखता. समझे कि नहीं समझे दोस्तों, है ना. आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉन कॉपरेशन फ्रॉम द मैक्रो पर्सपेक्टिव. आपको ये चीज़ समझ में आती है कि नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट के रूप में मत देखिए साहब, उसने किन किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट की है, विच एरियाज हैव बीन अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप उसको देखिए साहब, है ना. तो उससे हमको समझ में आता है कि ये एरियाज बहुत सारे प्रोमिनेंट थे. भारत के ट्राइबल एरियाज को भी उसने मोटिवेट किया. कॉर्नर के अंदर रहने वाले लोगों को भी कहा कि हमको अन्याय के सामने लड़ना पड़ेगा. खैर, ये लोग बेसिकली थोड़ा वायलेंट वे के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं. इनका जो प्रोटेस्ट का मेथड था ये वायलेंट मेथड था, पर इनका जो इम्पैक्ट था वो बेसिकली नॉन कॉपरेशन के कारण ही होता है. समझे आप लोग. ठीक है. तो इसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट था. इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट भी मिले, और ये जो अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट मिले इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब हमको पता चलता है कि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है अलग अलग रीजन्स के अंदर, वहाँ पे पीजेंट्स को दबाने की भी कोशिश की, ट्राइबल्स को दबाने की भी कोशिश की. एक इवेंट होता है 1921 में. ये इवेंट को एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है साहब. ठीक है. क्या लिखता है एनसीईआरटी के अंदर, इसकी पूरी बातें लिखी गई है. हम लोग एक सेकंड जस्ट इसको देखते हैं सो दैट समझ में आएगा. ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन द यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली साहब, है ना. 1921 में फायरिंग होता है क्योंकि ये अवध किसान सभा बहुत प्रोमिनेंट हो गया था साहब. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस साहब, है ना. तो पुलिस ने उनको रोक दिया था. एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस्ड द पीजेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम. दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग साहब, है ना. नेहरू ने उसी टाइम पे जब पुलिस ने उनको रोका तो काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते साहब. ठीक है ना. अब आप देखिए नेहरू क्या लिखते हैं साहब. नेहरू लिखते हैं कि दे बिहेव्ड एज ए ब्रेव मैन काम एंड अनफर्ल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर साहब, है ना. तो इतने ब्रेव थे ये लोग कि ये पूरी तरह से शांत रूप से भी इनफैक्ट और इनको ब्रिटिश रूल का कोई डर नहीं था साहब. आई डू नॉट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो व्हाट माई फीलिंग्स वर साहब, है ना. फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप, नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगेटन साहब, है ना. नेहरू क्या कहते हैं कि जब किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और इनके ऊपर फायरिंग हुआ, इनफैक्ट 1921 में जब ये घटना हुई आपकी अवध किसान सभा और यूपी किसान सभा की मूवमेंट के अंतर्गत, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को जानहानि भी होती है. इनफैक्ट मेनी ऑफ द पीजेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ. तो नेहरू उससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे. नेहरू को लग रहा था कि तेल लेने गया नॉन वायलेंस, अब ये बहुत ही दिमाग का वो हो गया है साहब. ठीक है ना. तो इसके लिए कहते हैं फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप साहब, है ना. नेहरू कहते हैं कि एक क्षण के लिए मेरा खून इतना खौल उठा था कि नॉन वायलेंस बॉन वायलेंस में सब कुछ भूल गया था. फिर उसके बाद नेहरू कहते हैं बट इट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट साहब, है ना. ये परमानेंट नहीं था, ये खाली एक विशेष मोमेंट के लिए ही था साहब. ठीक है. फिर उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू कहते हैं द थॉट ऑफ ग्रेट लीडर who by God's goodness has been sent to lead us to victory came to me and I saw the Kisan seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed. I spoke to them in all humility on non-violence. I needed the lesson more than they, and they heeded me and peacefully dispersed. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली बात आपको पता चलती है. नेहरू कहते तो है कि क्षणिक एक आवेग के लिए, मैं कहता हूँ कभी कभी हम कहते हैं हम बहक गया था,
एक शब्द आता है, इंसान कभी कभी बहक जाता है। एट टाइम्स वी सी अ पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस। कभी कभी इंसान के साथ ये भी होता है कि वो ऐसे डिसीजंस ले लेता है एक क्षण में आके कि बात ही मत करिए साहब, ठीक है। तो 1921 में जो घटना हुई जहां नेहरू जी क्षणिक इतने बहक गए थे, जहां इनको लग रहा था कि विद्रोह कर देंगे हम लोग, आपने किसानों के ऊपर फायरिंग कैसे कराया। फिर उसके बाद नेहरू क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने एक साइड के ऊपर विद्रोह का सोचा, द मोमेंट आई थॉट अबाउट दिस, दूसरी साइड के ऊपर मुझे गांधी का विचार आया साहब, है ना। तो कहते हैं कि द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर, हमारे जो नेता है उसका विचार आया, हु बाय गॉड्स गुडनेस साहब, भगवान के अच्छेपन के लिए वो हम लोग को मिले हैं साहब, ठीक है। और फिर उसके बाद नेहरू कहते हैं कि मैंने आजू बाजू में देखा तो मेरे से शांत तो मेरे किसान भाई थे। The peasants who were very much near to me, they were basically more calm and more peaceful and they were listening to me साहब, और शांति प्रिय रूप से सुन रहे थे मेरे को। तो नेहरू को लगा कि यार मेरे से ज्यादा तो ये लोग शांत है, मेरे से ज्यादा ये लोग शांत है, मुझे तो गांधी जी का मैसेज भी दिया गया है, क्योंकि गांधी ने कहा था कि कोई भी आंदोलन हो वो अहिंसक होना चाहिए, उसके अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण गांधी का प्रभाव नेहरू के ऊपर बहुत दिखेगा। और इसके लिए नेहरू कहते भी है कि क्षणिक रूप से मैं थोड़ा आवेग में आ गया था, क्षणिक रूप से फॉर अ मोमेंट आई लॉस्ट ऑल माई कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड आई थॉट कि मैं ब्रिटिशर्स को पूरा मार दूंगा, ये वो फला ढिमका कर दूंगा सब। पर मैंने जब मेरे आजू बाजू के भाइयों को देखा, वो शांति प्रिय रूप से मुझे सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग टू मी विथ ऑल द ह्यूमिलिटी, दे वर लिसनिंग टू मी व्हाट आई वाज स्पीकिंग ऑफ। एंड इसके कारण जब मैंने उनको कहा कि चलो हम लोग है ना प्रोटेस्ट करेंगे पर हिंसा नहीं करेंगे साहब, है ना। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट आपको देखेगी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। जब पीजेंट्स की बात करेंगे, पीजेंट अनरेस्ट में, उसमें ये अवध किसान सभा भी एक बहुत प्रोमिनेंट इवेंट थी, नो डाउट इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अवध किसान सभा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट इशू, बट इसमें सॉल्यूशन बेसिकली शांतिप्रिय रूप से लाने की कोशिश की गई थी लीडर्स के द्वारा साहब, ठीक है ना। इनफैक्ट 1928 के अंदर वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा एक सत्याग्रह किया था, बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बारडोली सत्याग्रह के अंदर भी हमको पता चलता है कि उनके फिर सरदार का टाइटल मिला, और उन्होंने भी शांति प्रिय रूप से पीजेंट्स का आंदोलन कराने की कोशिश की। खैर, पर ये जो अवध किसान सभा और ये आपका जो ट्राइबल अनरेस्ट नॉन कॉपरेशन के दौरान चला, ये बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को फटका दिलाएगा, उसको बहुत बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920-21 में चला, उसने शहरों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, उसने गांवों के अंदर भी बहुत बड़ा विद्रोह प्लान कराया। रेबेलियंस इन द कंट्री साइड विल ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस मोमेंट ओनली साहब, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो तीसरा आयाम है वो है भारत का प्लांटेशन सेक्टर। भारत की जो इनफैक्ट कमर्शियल एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में इनफैक्ट हमको पता चलता है कि एक खेती की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लांटेशन, बागायत खेती के रूप में उसको पहचानते हैं साहब। ये प्लांटेशन जिसे हम लोग बागायत खेती कहते हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट घटना होती है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, जहां विदेश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया के अंदर कुछ कुछ विशेष प्रकार के क्रॉप्स उगाने के लिए भारत के लोगों को मजबूर किया जाएगा साहब। जैसे इंडिगो हो गया, जैसे आप रबर हो गया साहब, जैसे आप देखोगे टी हो गया, जैसे आप कॉफ़ी हो गया साहब, जैसे आप देखोगे जूट हो गया। ये वैसे क्रॉप्स हुआ करते थे जो प्लांटेशन के अंदर उगते थे, और ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर जो प्लांटेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लांटर्स के रूप में कहते हैं, ये प्लांटर्स बेसिकली अपने यहाँ पे जो किसान हैं, जो पीजेंट्स है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे, उनके साथ एग्रीमेंट किया करते थे साहब, और उसके द्वारा पूरी तरह से उन्होंने सिस्टम को पूरा शोषण किया था। तो 1920 का जो समय है, 1920s का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान आपके यहाँ पे स्वराज की गूंज है वो प्लांटेशन के अंदर भी चलेगी साहब। भारत के अलग अलग भिन्न भिन्न विस्तारों में, गाँव में चली, शहरों में चली, तो प्लांटेशन के अंदर भी चलेगी। इसे हम लोग बागायत खेती के रूप में पहचानते हैं। आप हिंदी में देखोगे ना तो आपको बागायत खेती आपको दिखेगी। ये जो बागायत खेती के प्रकार के अंदर नेशनल मूवमेंट में क्या इम्पैक्ट चली है, नॉन कॉपरेशन आगे कैसे चलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। इनफैक्ट आज मैंने ऑलमोस्ट 1920-21 की बात की,
और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 1920-21 के समय पे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें किस किस प्रकार के इम्पैक्ट हुए। बाबा रामचंद्र का मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत तो चलता रहता है 1921 के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉपरेशन को क्यों स्टॉप किया गया था, चौरी चौरा की घटना क्यों इतनी लैंडमार्क थी कि गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ये मूवमेंट को स्टॉप किया जाएगा। खैर ये बहुत इनफैक्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कंप्लीट होने आए हैं उसके, 99 ईयर्स, और ये 100th ईयर शुरू हो गया है साहब, है ना। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने भी उसको कोमोमरेट किया है। इनफैक्ट रिसेंटली ये जो 5 फरवरी थी, 5 फरवरी के दिन ही ये घटना होती है, और 5 फरवरी को इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट भी किया गया था, प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, ठीक है। तो ये भी प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉपरेशन कैसे स्टॉप हुआ। पर पहले हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन में प्लांटेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तो आई बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लांटेशन सेक्टर। आज का क्लास यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप इनफैक्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऊपर आइए, फ्री में तैयारी कीजिए, बट इनफैक्ट आप तैयारी कीजिए। आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो, PN लाइव, डिस्काउंट कोड हमेशा PN लाइव यूज़ करना है। GS ऑप्शनल दोनों की साथ में आप तैयारी करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपकी फीस भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। आइकॉनिक या प्लस कोई भी ले सकते हो। PN लाइव हमेशा यूज़ करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हमको बहुत आनंद होगा, और आपकी तैयारी कैसे होगी, उसमें किस किस प्रकार की न्यूआंसेस की ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर कराऊंगा। लाइव डाउट शेयरिंग भी कराऊंगा। साथों साथ आपको कोई भी इनफैक्ट हेजिटेशन होगी तो आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़ सकते हो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करिएगा, और वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। खैर, ये है बेसिकली मेरा PN लाइव डिस्काउंट कोड। दिस इज द डिस्काउंट कोड, आपको 10% ऑफ फीस के अंदर हो जाएगी। लाइक, share and subscribe to this classroom, this I would say lecture, and I'll see you in the next class. You can prepare the next topic of the non-cooperation movement. Till then, keep studying and all the best, and best wishes to all of you.